असल नाज़रीन कराम, कल एक यूनिवर्सिटी की तकरीब में मैं भी मौजूद था। मैं भी हाज़िर था वहाँ और जो कुछ कह सकता था कहा। लेकिन मेरी गुफ्तगू तो सिर्फ इतनी थी एक सहाफ़ी के तौर पर कि जो हमारे माहिरीन, मईशतदान, सियासतदान यानी माहिर सियासत गुफ्तगू करते हैं उसको अवाम तक कैसे पहुँचाया जाए, इस बात पर मैंने गुफ्तगू की। आखिर में वहाँ तकरीर डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब की हमने सुनी। मईशत बहुत ही दकीक मौजू है जी, और हमारे लोग सवालात भी बड़े मुश्किल करते हैं। अदाद व शुमार भी याद करके आते हैं और बहुत कुछ करके आते हैं, टर्म्स भी याद करके आते हैं। जवाब देने वाले भी कभी कभी ऐसी बातें करते हैं कि आम आदमी तक पहुँचती नहीं। लेकिन हफीज़ पाशा साहब ने, जिनका मैं हमेशा मोहतकद रहा हूँ, उनकी गैर जानदारी का भी, उनकी बेबाकी का भी और खरेपन का भी और उनकी सलाहियतों का भी, उन्होंने बड़े आम फहल लफ्ज़ों में बजट पर इतनी इतनी बेबाक गुफ्तगू की और इतनी साफ गुफ्तगू की कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ बैठे हुए तालिब इल्मों में किसी को ये शक पड़ा हो कि वो क्या समझ रहा है, क्या सुन रहा है। आसान फहम गुफ्तगू। आज भी मैं कोई टेक्निकल बात नहीं करूँगा। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने मेहरबानी की है, आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मैं कोई ख़ास सवालात नहीं करूँगा, वही बातें पूछूंगा जो आप पूछते हैं। महंगाई क्यों है, बजट का क्या है, कैसा है, आने वाले दिन में IMF के पास जाएंगे तो क्या बनेगा, नहीं जाएंगे तो कहाँ से पैसे आएंगे, वगैरह वगैरह सीधी बातें जो की जाए। पाकिस्तान की कहाँ खराबियाँ शुरू हुई, तरक्की का मॉडल क्या है, बस सीधी सी बातें हैं जो मैं उनसे करना चाहता हूँ। और उनके जवाबात मुझे अंदाज़ा है कि पूरी टेक्निकल मजबूती के बावजूद भी इतने आम फहम होंगे कि आम आदमी समझ सकेगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ आपसे पहली बात तो वही पूछना चाहता हूं कि बजट के बारे में मैंने आपकी रिजर्वेशन कल सुनी। मैं चाहता हूं कि आपसे मालूम करूं कि अब लोग भी हमारे सुन लें कि बजट में क्या खराबियां हैं आपकी नज़र में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बजट आने से पहले जो हम सब का ख्याल था, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी रिसर्च में गुजारी है पाकिस्तान में और कुछ अरसा हम हुकूमत में भी रहे, बात दरअसल ये है कि हमने ये सोचा था कि इस वक्त हालात को देखते हुए शरह नमू बहुत गिरा हुआ है, अफरात ज़र अभी भी काफी ऊंचे लेवल पे है। तो और हमें एक तरह से सोच समझ के चलना चाहिए आगे कि ये बजट जो आएगा उसमें दो तीन नुमाया तौर पर चीजें होंगी जो कि एक लिहाज से नहीं होंगी ठीक। और एक लिहाज से जो सिचुएशन है उसके लिहाज से मुनासिब होंगी। वो क्या है? सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए थी कि वाज़े तौर पर जो हमारे रोजाना के खर्चे हैं हुकूमत के, फेडरल गवर्नमेंट के, आपको तो हैरत होगी कि बजट जो है पूरा तकरीबन 9 खरब के करीब है, 19 खरब के करीब है। इतना बड़ा खर्चा जो है इसमें यकीनन आधे से कुछ कम हिस्सा सूद की पेमेंट का है कर्जों पर, बट उसके बावजूद बहुत ज्यादा है। ख्याल ये था कि जो 18वीं तरमीम आई थी उसके बाद में फेडरल गवर्नमेंट जो है वो काफी हद तक अपने को कम कर लेगी। इस ठीक। पे मैंने एक मेजर रिपोर्ट भी लिखी थी। तो वो हम समझ रहे थे कि इस मर्तबा ये कोशिश की जाएगी कि बजट के खसारे को कम करने के लिए वाज़े तौर पर गवर्नमेंट अपनी साइज को कम करेगी और सबसे अहम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हमारे बजट पर 1500 अरब का बोझ डालते हैं सालाना, खासतौर पे पावर सेक्टर ठीक। के, कोशिश की जाएगी कि मुनासिब प्राइवेटाइजेशन हो और साथ साथ उसके जो भी मैनेजमेंट की चेंजेस लाएं वो जरूर बजट में आएंगे। मगर आपको हैरत होगी, बजट में ये कहा गया है कि प्राइवेटाइजेशन से सिर्फ 30 अरब हासिल होंगे, यानी कि ना होने के बराबर। अच्छा। तो प्राइवेटाइजेशन हैज बीन अबैंडन्ड। अब फिर उसके अलावा हमारा ख्याल ये था कि अगर आपको रेवेन्यूज में इजाफा करना है तो अब वक्त आ गया है कि इस इनकम टैक्स का निजाम जो है पाकिस्तान का वो बहुत महदूद हो चुका है और दो ही सेक्टर्स हैं जो ज्यादातर इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। एक तो आपके बड़े बड़े कंपनियां हैं जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं,
और दूसरी तरफ जो सैलरी क्लास का तबका है गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट सेक्टर में, ये दो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ विदहोल्डिंग टैक्सेस वगैरह हैं। तो हमारा ख्याल ये था कि इस वक्त मुल्क के अशराफिया को बेतहाशा बेनिफिट्स दिए गए हैं इनकम टैक्स के लिहाज से। तीन ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको हमें टैक्स के निजाम में बेहतर तरीके से लाना है। एक, आपके मुल्क के बड़े बड़े जमींदार, आपको शायद अंदाजा हो कि 1% हमारे यहाँ मुल्क में जो किसान हैं उनके हाथ में 22% जमीन है, वो भी अच्छी जमीन। तो ये हैरत अंगेज लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है। और टैक्स कितना देते हैं? साल में इनकी आमदनी बड़े जमींदारों की तकरीबन 800 से 1000 अरब होगी। इनकम टैक्स जो है 3 अरब देते हैं, 3 अरब। दूसरी तरफ जो सेक्टर अंडर टैक्स्ड है वो बड़े बड़े दुकानदारों का माशाल्लाह है, शहरों में फैले हुए हैं और बहुत बड़ी बड़ी बिजनेसें कर रहे हैं, मगर उनकी तरफ से टैक्स इवेजन बेतहाशा है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। उनको भी लाना जरूरी है। गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आप अपने फाइल करना रिटर्न शुरू करें। हैरत अंगेज बात यह है कि 2-3 महीने गुजर चुके हैं, 1%, सिर्फ 1% दुकानदारों ने फाइल किया है रिटर्न, 1%। तो इनको लाना है। और तीसरी तरफ जो आपके बड़े बड़े प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं, प्रॉपर्टी के टैक्सेस तो हमारे यहाँ बेपनाह उनमें से कमी लाई गई है। तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए थी कि टैक्सेस को फैलाएं और जो अमीर तबका है उन पे टैक्स लगाएं। हुआ क्या? हुआ ये कि 50 से ज्यादा फीसद तो आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस पे लगा दिया। और हमें शर्म आ रही थी ये देखकर कि आपने बच्चों के दूध पे लगा दिया, आपने स्टेशनरी पे लगा दिया, आपने पेट्रोल पे लगा दिया, आपने मेडिसिन पे लगा दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। This is not on. So with all due respects, I'm very disappointed with the budget. नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हर आदमी परेशान है। कोई सूरत नजर आती है कि जो हमारा मुल्क बहुत अच्छा जा रहा था, एक जमाने में लोग मिसालें दिया करते थे हमारी मनसूबाबंदी की। हमारी इब्तदाई बजट जो थे प्लस बजट थे, हालांकि मुल्क बहुत बुरे हालात से गुजर रहा था। हमने करेंसी को डिवैल्यू करने से इनकार कर दिया था और बहुत बड़ी खतरा मोल लिया था इंडिया के मुकाबले में, शुरू में जब पाकिस्तान बना था। और शुरू के दिनों में हमारे लोकल ब्यूरोक्रेट चलाते थे हमारा बजट, ठीक ठाक था। ये बाहर से हमने मईशतदान लाने शुरू किए जब से कुछ लोगों का ख्याल है उससे प्रॉब्लम पैदा होने शुरू हुए। क्या आपको क्या लगता है खराबी का आगाज हुआ कहाँ? अब जगह जगह दुनिया में लिखा हुआ है कि हमने उस मुल्क की मदद की, उस मुल्क की मदद की, जर्मनी की भी की, कोरिया की भी की, पता नहीं किन की, शायद जापान की भी की। अब क्या हुआ है? हम खराबी कहाँ से शुरू हुई हमारे यहाँ? देखिए, पाकिस्तान की तरक्की की जो कहानी है, या आप कहें तो दास्तान जो है, वो इस तरह आप कह रहे हैं कि पहले तकरीबन 40 साल पाकिस्तान ने मुनासिब इक़दाम करके आगे बढ़ा। और एक वक्त ऐसा था 1990 में जब पाकिस्तान की फी कस आमदनी हिंदुस्तान से भी ज्यादा थी और बांग्लादेश से तो बहुत ज्यादा। हुआ है उसके बाद में यह है कि एक सिलसिला चल पड़ा कि तब्दीलियां तेजी से हुकूमतें बदलती रहें। और उसके बाद में फिर आपने देखा कि हमारे यहाँ 2-3 बहुत बड़े मसाइल खड़े हुए हैं। एक तो टेररिज्म जो पीक पे पहुंचा 2014-15 में, जबकि हमें नेशनल एक्शन प्लान लाना पड़ा, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बहुत नुकसानात हुए। और फिर दूसरी तरफ कुछ अरसा लोड शेडिंग का पैमाना इतना बढ़ गया कि ग्रोथ ना होने के बराबर हो गई। और मुख्तलिफ हुकूमतें आती जाती रहीं और कोई कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क प्लानिंग वगैरह। द लास्ट प्लान जो हमने बनाया था, आखिरी प्लान इनफैक्ट मैंने बनाया था, वो 1995 to 2000 था, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो ये है कहानी आपकी कि आप 1990 तक अल्लाह के फजल से आगे थे, जिस तरह आप कह रहे हैं, बिल्कुल आगे थे। उसके बाद में ये अगले जो तकरीबन 30 साल आए हैं उसमें हम बहुत हद तक पीछे चले गए हैं।
आज हिंदुस्तान की फी का आमदनी हमसे 40% ज्यादा है और बांग्लादेश की हमसे 10% ज्यादा है। यह है कहानी पाकिस्तान। इलाज क्या है इसका जी अब इस वक्त जो इलाज, देखिए इलाज वाज़े तौर पर नजर तो हम सबको पता है कि हमें क्या करना है। जिस तरह मैंने बजट के निजाम के बारे में आपसे कह दिया, खर्चे कम करो और टैक्स के जाल को फैलाओ, ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल से मेरा जो शागिर्द बीए में है वो भी उसको भी पता होगा ये बात। हमें पता है बेसिकली पाकिस्तान को क्या करना है। अब देखिए ना, हमारी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज का मैं जो बताऊं कि 1990 तक पाकिस्तान का रुझान पानी की तरफ था, अल्लाह का फजल से, और हमने बड़े बड़े डैम्स वगैरह बनाए और बहुत कारगिरी की बताई हमने। उसके बाद से मुसलसल प्रायोरिटी तब्दील हुई है और पिछले 30 साल से हम हाईवेज रोड्स की तरफ घुस गए हैं और पानी और बिजली को, डिस्ट्रीब्यूशन को भूल गए हैं। तो इस तरह की गलतियां हमसे बहुत हुई हैं। तो वाज़े तौर पर पाकिस्तान को मैं समझता हूं एक यूनानिमस तरीके से, चलिए चार्टर तो बहुत बड़ा लफ्ज होगा, बट सारी पार्टियां जो हैं पाकिस्तान की, इंटेलेक्चुअल्स, मीडिया, सब मिलके हम एक कोशिश करें कि एक वाकई एक बहुत ही स्ट्रक्चरल 5 ईयर प्लान बना लें और उसमें वाज़े तौर पर किन किन रिफॉर्म्स का लिस्टिंग हो, उनकी कमिटमेंट हो, और हमारा नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो आइन का सबसे बड़ा माशी इदारा है, उसका काम ये होना चाहिए कि हर 3 महीने वो प्रोग्रेस ऑन द रिफॉर्म्स देखता रहे और उस बेसिस पर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, इवैल्यूएशन करते रहें, आगे बढ़ते रहें। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने पाकिस्तान पे रिसर्च किया है बहुत, तो 10 किताबें भी लिखती हैं। एक इस मुल्क की एक खास बात है, अल्लाह का शुक्र है, इस मुल्क में जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रेजिलियंस है। और आहिस्ता आहिस्ता जब हम तय कर लेते हैं तो मुश्किलात से हम निकल आते हैं। 1971 में निकल आए, 1998 जब हमने बम फोड़ा तो हम पर सैंक्शंस बेतहाशा लग गए। अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो गए और मैं उस वक्त फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर था। हमने अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता निकाला। तो अब वक्त आ गया है, देखिए अब आपके पास गुंजाइश नहीं है, टाइम इज नो लॉन्गर अवेलेबल। आपको आगे बढ़ना है, एक प्लान बनाना ऑफ एक्शन और रिफॉर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको सख्ती से इम्प्लीमेंट करना है। ये आप ठीक कह रहे हैं कि हमें, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि हम आईएमएफ के चुंगल में ऐसे फंस गए हैं, कहा जा रहा है ऐसे फंस गए हैं कि उसके होते हुए हम कोई आज़ादाना अपनी माशी पॉलिसी बना ही नहीं सकते। क्या ये बात दुरुस्त है? यहाँ आईएमएफ सचमुच हम पे उनके पंजे इतने सख्त हो गए हैं कि कोई रास्ता निकल नहीं रहा हमारे लिए। देखिए बात यह है कि आईएमएफ का रुझान 2 चीजों पे होता है किसी एक मुल्क के मामले में। एक तो ये कि तिजारती खसारा मुनासिब हो, कम हो और बाहर से जो पैसा आता है, जो खर्चे हम लेते हैं, उनकी वापसी मुकम्मल होती रहे। तो वो चाहते हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो मुनासिब तरीके से आगे बढ़े। दूसरा जो वो चाहते हैं कि बजट में जो खसारा वगैरह है वो भी कम हो। तो देखिए अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव, वेल डिजाइंड और सोचा समझा प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, मैंने आईएमएफ से नेगोशिएट किया है हुकूमतों के लिए एज ए प्रोफेसर, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए किया है। तो हम, मुझे पता है और पहले भी कर चुका हूं आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन। आईएमएफ अगर देखेगी कि ये मुल्क सीरियस है अबाउट रिफॉर्म और वो 2 टारगेट्स, 2 जो खसारे हैं उनको कम करने चला है, तो दे विल बैक यू एंड सपोर्ट यू। सो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म पैकेज पेश करना है। अब ये हालत हो गई है कि पाकिस्तान से आईएमएफ कह रहा है भाई आप ये करें कि बिजली के निरखों को 15% बढ़ा दें, भाई आप ये करें कि
आप जो इस वक्त आपने इस पे आइटम पे टैक्स 10% लगाया है, उसको 12% करने, इस तरह की माइक्रो मैनेजमेंट होनी चाहिए एक सवरेन कंट्री के साथ। और वो इसलिए हो रहा है कि हमारे पास खुद आइडियाज नहीं है, हम खुद पेश नहीं कर। द टाइम हैज कम टू प्रेजेंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कि हम ये 2 खसारे कम कर देंगे और इसके नतीजे हम आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, खुद कफील होंगे और आगे बढ़ेंगे। आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात को वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से ख़त्म की है। वेलकम बैक। गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करते हैं जहाँ से हमने ख़त्म की थी। अब इन दिनों एक मसला है, सवाल तो वो सियासी बन जाता है। मैं उसकी सियासत से निकाल के आपको पूछना चाहता हूँ, हमारे मुल्क में कुछ लोगों की राय में, जिनमें मेरी राय भी शामिल है, बहुत सी लड़ाइयाँ जो सियासी हो रही हैं उसकी बुनियाद सी पैक और वेस्ट ब्लॉक के दरमियान, IMF नहीं कहता मैं, दरमियान एक टसल है कि हमें सी पैक से हटाया जाए। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, सी पैक हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। हमारे लिए अब नई एक करारदाद अमरीकी कांग्रेस ने पेश की है। क्या हमारी मईशत पर इन तमाम बातों के असरात पड़ते हैं? और इस वक्त कोई सचमुच कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि हमारी मुआशी तरक्की की राह में हमारी कुछ इस तरह की सियासत या खारजा पॉलिसी है वो हारिज हो रही है? आपकी इजाजत हो तो मैं खुल के बात कर सकता हूं? खुल के बात करें जी, खुल के, तभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं जी। देखिए, मैं खुद ये कहता रहा हूं कि आपको इस बात का तो जरूर अंदाजा होगा कि IMF का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, वॉशिंगटन। ठीक। और सबसे बड़ा 17% जो बोर्ड की जैसे ओनरशिप कहते हैं शेयर्स में, वो आपका USA का है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछले कम से कम 10-12 साल से पाकिस्तान का रुझान चाइना की तरफ बहुत बड़ा है और चाइना ने हमारा बहुत साथ दे दिया। और ख़ास तौर पे चाइना ने जो CPEC के थ्रू मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किए और फिर साथ साथ जो प्राइवेट कंपनियां हैं चाइनीज़ IPPs आकर उन्होंने बिजली, जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा शॉर्टेज हो गया था जिसकी वजह से हमारे शरह नमूद 1.5-2% पे गिर गया था, उसको ठीक किया और कैपेसिटी में इतना इजाफा हो गया कि अब सरप्लस है। और तीसरी तरफ अब मुख्तलिफ जो आपके इलाके हैं गवादर वगैरह, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट का ख्याल था। मगर हुआ ये है कि ये सारा जो चाइना ने किया वो वन बेल्ट वन रोड के इनिशिएटिव के थ्रू उन्होंने किया है और इसके खिलाफ सारा वेस्ट है। और उन्हें खतरा ये है कि पाकिस्तान जो है इज एट द माउथ ऑफ द इंडियन ओशन, और अगर ये खड़े ये छा गए ग्वादर वगैरह पर तो खतरा हो सकता है सुएज कैनाल की एंट्री वगैरह। इसलिए अमेरिका जो है एज इट इज, अमेरिका का कोल्ड वॉर चल रहा है चाइना के साथ। अब तो चाइना के साथ ही टक्कर हो सकता है इकोनॉमिकली। चाइना इज अ मच बिगर पावर देन सोवियत यूनियन या रशिया। तो टक्कर तो इकोनॉमिकली वही है और यहाँ सिक्योरिटी का भी पहलू आ जाता है। तो ये बात मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। IMF had no business to say that Pakistan should not be paying immediately the arrears that are due to the IPPs, Chinese IPP. बाबा, उनका हमारी liability, written liability है, we have to honor it. तो yes, there is a certain political, global geopolitical dimension और इससे हमें कुछ हद तक जरूर परेशानी है। अब पता नहीं चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब चाइना गए तो किस हद तक वो इस बात पे कामयाब हुए कि चाइना के साथ हमारा रिश्ता जो है वो हर चीज के बावजूद सख्त रहे, कायम रहेगा और आगे बढ़ेगा। मैं आखिरी सवाल आपसे ये करता हूँ कि आपके ख्याल में इस वक्त आप क्या नुस्खे का लफ्ज़ ऐसे मैंने इस्तेमाल कर दिया, तजवीज़ करेंगे अपनी मईशत के को आगे ले जाने के लिए? हम क्या करें? IMF में फंसे हुए हैं, फलाह में फंसे हुए, सब बातें लोग करते हैं, आप क्या कहेंगे हमें क्या करना चाहिए? अगर इस वक्त आप हमारी मईशत के इंचार्ज हो तो क्या करें? देखिए, 2-3 रास्ते दिखाए जा रहे हैं। एक तो IMF का रास्ता है जो कि एक लिहाज से मुनासिब है, इसलिए कि IMF की छतरी के बगैर तो बाहर से पैसा नहीं आएगा। ठीक है। अगले, मगर जो सबसे अहम नुक्ता जो है या
प्लान जो है वो हमारे SIFC का है। वो ये चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का, जिसे कहते हैं, मकदार पाकिस्तान को मिले। उन्होंने तो शायद ये भी जिक्र किया है कि 3 साल में $70 अरब पाकिस्तान को मिलना चाहिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अभी भी कुछ कमिटमेंट्स आए हैं। अब सऊदी अरेबिया ने $5 अरब, UAE ने तकरीबन $10 अरब। मगर प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त पैसा का फ्लो नहीं हो रहा है, सिर्फ कमिटमेंट से। और फ्लो उस वक्त होगा जब पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी और माशी हालात स्टेबलाइज हो जाएं, तो बाहर के इन्वेस्टर्स आएंगे। तो ये कहना कि कौन सी चीज पहले होगी, पैसे आएंगे फिर ठीक होगा, या ठीक होगा तो फिर पैसे आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरा अपना ख्याल ये है कि पहले आपको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे और कुछ अरसे के लिए IMF के साथ जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको बड़े पैमाने पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है, जिससे मुल्क में तरक्की हो सकती है। तो ये सोच समझ के आखिरी सवाल तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आमतौर पर हमारे यहाँ बहुत मायूसी फैलाई जा रही है कि जैसे हम ख़त्म हो चुके हैं। आप कुछ होपफुल हैं मुल्क की तरक्की के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, अपनी मईशत के बारे में? हम कोई उम्मीद रखें कि हम अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं अगर पॉलिसियाँ हमारी सही हो जाएं? अगर पॉलिसी हमारी सही हो जाए तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एक मुस्तकम मुल्क इंशाल्लाह रहेगा। और इंशाल्लाह हम सब की दुआएं हैं, हमारा प्यारा मुल्क आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। आपने बहुत आसान लफ्ज़ों में बहुत मुश्किल सवालों के जवाब दे दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। आपको ये बहुत कीमती इंटरव्यू हमने सुनाया, राय दी उनकी, बजट पर भी, मुल्क की मईशत पर भी, ख़राब कहाँ से हुई, तमाम मामलात पर हम आपसे इजाज़त लेते हैं। जी नाज़रीन किराम, आपने डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से बजट के बारे में, हमारे मुल्क की मईशत के बारे में, माजी में क्या क्या गलतियाँ हुई, उस हवाले से एक तफसीली गुफ्तगू सुनी है। लेकिन मईशत के बारे में हमारी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं रहती जब तक हम डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से गुफ्तगू ना कर लें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। 2 सवाल हैं। पहला सवाल पहले मैं करना चाहता हूँ, बजट क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? अंदाज़ा तो मुझे है कि कैसे देखते होंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ लोगों के फ़ायदे के लिए। बजट से मंजूरी से ये बात फिर वाज़ेह हो गई और साबित हो गई कि तीनों पार्टियां जो हैं और वफाकी और सूबाई बजट जो उन्होंने पेश किए हैं, जो उनकी पॉलिसियां हैं, जो उनके मुतालबात हैं, उसमें मुकम्मल गठजोड़ है वफाक में और सूबों में कि टैक्सों का निज़ाम इस्तेहसाली रहेगा, ताकतवर तबके कौमी दौलत लूटने वाले मज़े करते रहेंगे, सूबे जो हैं वो एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगाएंगे, मौसर तरीके से प्रॉपर्टी पे नहीं लगाएंगे, और वफाक जो है वो कोई ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक 24,000 अरब रुपया उसको वसूल करना चाहिए। वो अगले साल का हदफ जो है वो 10,970 का है, यानी ताकतवर तबके बदस्तूर मज़े करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तौर पर हुकूमत का साथ दिया है, बल्कि कुछ मुतालबात जो मंजूर कराए हैं वो ये हैं जिससे अशराफिया को फ़ायदा पहुँचेगा, पार्लियामेंटेरियंस को फ़ायदा पहुँचेगा और मईशत को और अवाम को नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, मगर उनका कोई ऐसा मुतालबा शामिल नहीं है जिससे मईशत में बेहतरी आए, या तालीम में बेहतरी आए, या सेहत में बेहतरी आए, या अवाम में फलाह बहबूद की। एक गठजोड़ है मुकम्मल। इस बात को यकीनी बना लिया गया है कि 3 से 4 साल के बाद जब 24वां प्रोग्राम ख़त्म होगा, हम फिर IMF के पास जाएंगे। महंगाई का हदफ 12% रखा गया है, मेरे ख्याल से ये 20% के करीब रहेगा। रुपए की कदर गिरेगी, रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, तिजारती खसारा बढ़ेगा, जारी हिसाबात का खसारा बढ़ेगा, और जो है अवाम की तकालीफ मुश्किलात बढ़ेंगी। बजट खसारे का हदफ हासिल नहीं होगा, गुर्बत जो है उसमें इजाफा होगा, और अवाम के और तनख्वाहदार तबके जो हैं, जो कुछ उनको मिला है रिलीफ या दूसरे लोगों को, उससे दुगने से ज़्यादा उन्होंने दूसरे हाथ से वापस ले लिया है। मगर अफसोसनाक बात यह है कि कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। तीनों पार्टियां अपने मंशूर पर अमल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और तालीम और सेहत को बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि 2080 तक भी हमारा हर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा, जबकि 25 अलिफ के तहत ये जिम्मेदारी है हुकूमतों की
कि तमाम बच्चे स्कूल जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कई दिनों से इलेक्शन के मामलात में कर रही है, लेकिन वहाँ भी ये बात क्यों नहीं आ रही कि भाई 25 अलिफ भी तो एक चीज़ है, जो इंतखाबी वायदे हैं वो भी तो कोई चीज़ है, सिर्फ सियासत पे चल रही है, अवाम भी सियासत पे लग गए हैं। मगर मुझे जो अफसोस है कि कीनिया से भी हमने सबक नहीं लिया। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारे जो तनख्वाहदार तबके हैं उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने 375 अरब रुपया एक साल में टैक्स दिया है, जबकि ज़राअत जिसका 24% हिस्सा है उसने 2.5 अरब दिया है। हमने तालीम का बजट जो है जिसमें कि मीसाक तालीम मौजूद था बड़ी पार्टियों में 7% का, उसमें हमने 2% भी नहीं किया। तो इसका मतलब ये कि ये जो मुकम्मल गठजोड़ है और सरमाए के फरार को एनकरेज किया जा रहा है, कौमी दौलत लूटने वालों को एनकरेज किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें अवाम को ये सोचना होगा कि अभी जो परसों हुकूमत ने ट्रेजरी बिल बेचे हैं, तो मैं मुखातिब हूँ घरेलू ख़वातीन से, माजूर लोगों से, शोधा से, की फैमिली से, पेंशनर से, कि उनको 16% मुनाफा दिया जा रहा है कौमी बचत पर, माजूरों को, शोधा को, पेंशनर्स को, महबूद को, बेवाओं को। लेकिन ट्रेजरी बिल में हुकूमत ने 19.5% दिया है। ये जुल्म और इस्तेहसाल है। तो मीडिया जो कुछ सियासत अवाम को दिखा रहा है, अवाम में उसका रिफ्लेक्शन है कि ये लोग जो आपस में मैसेजेस कर रहे हैं सिर्फ अपने अपने पार्टी के मफादात के लिए उनकी व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं। ये क्यों नहीं कहते कि जी मुझे आपने 16% दिया, उनको 19.5 किस खुशी में दे रहे हैं? तालीम का बजट क्यों नहीं जो है वो लगाया जा रहा? सेहत का बजट कम क्यों है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कीनिया में हमारी महंगाई 5% थी, हमारी दुगने से ज़्यादा है। कीनिया में जो है वो बेरोजगारी 16% है, हमारी जो है 40% है। उसके बावजूद हमारे लोग सियासत में उलझ गए हैं। अशराफिया, पार्लियामेंट, सियासतदान, साबिक और पुराने पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियाँ, स्टेट बैंक, माफिया, किसी हद तक सुप्रीम कोर्ट, आज़ादिया, शरई अदालतें, ताजिर बिरादरी, कम्युनिटी, इन सब में गठजोड़े अपने अपने मफादात के लिए। तो मुल्क का और अवाम का कौन सोचेगा, ये मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इस बजट में अवाम के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ एक फिगर आप देख लें कि शहबाज शरीफ साहब ने ये फरमाया था वज़ीर आज़म के हैसियत से कि FBR को 24,000 अरब रुपया वसूल करना चाहिए था। अगले साल का जो बजट रखा गया है FBR में हदफ, वो है 10,970। अब मैं अगर आपको ये बताऊं, अवाम को मैं बताना चाहता हूं कि भाई नेट FBR के जो है रकम, उससे सूद की रकम कर्जों पर 4,243 अरब रुपये ज़्यादा है। उनको खौफ नहीं आता कि पूरा मुल्क कैसे चलेगा? दूसरी बात जो है परेशानी की, वो ये है कि हमारे वज़ीर ख़जाना, उन्होंने तो मुस्लिम लीग का मंशूर और माजी चीज़ें देखी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि 3 साल के बाद 13% टैक्स GDP रेशो होगा, जबकि माजी में 14.4 रह चुका है। और ये जो 15,000 की शॉर्टफॉल है, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं खुल के कि 3 साल के बाद भी ये शॉर्टफॉल रहेगी। और अगर ये 13% टैक्स GDP रहता है तो हमें IMF के पास 25वें प्रोग्राम में जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमें कोई नहीं, 13% तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि उसमें तो आपके अखराजात जो है सूद के दूसरे ही नहीं पूरे होंगे, दफ़ा ही नहीं पूरा होगा। तो हम मुस्लिम लीग का मंशूर अगर आप देख लें, उसमें क्या था? वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, नहीं लगाया ना वफाक ने ना सूबों ने, चारों सूबों ने नहीं लगाया, जहाँ तीनों पार्टियाँ हैं, तीनों में गठजोड़ है। दूसरी तरफ यह कहा था कि मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, नहीं कहा। मगर जो मेन चीज़ थी, जो मैं तरसीलात का बताता हूँ, उनके उसमें लिखा था कि जो रेमिटेंसेज आती हैं उसका 50% हम सरमायाकारी में लगाएंगे। अरे भाई, तो 6 सालों में 150 अरब की सरमायाकारी अगर आई है पाकिस्तान में, रेमिटेंसेज माफ़ कीजिएगा, 150 अरब डॉलर की, अगर ये 75 अरब डॉलर की सरमायाकारी होती तो मुल्क की तो किस्मत बदल जाती। ये जाली रेमिटेंसेज है 111(4) के तहत। तो सवाल ये कि इसमें है क्या, मुझे ये समझ नहीं आता, और यही मुझे परेशानी है। आखिरी बात मैं आपको बता दूँ कि मैंने अभी लगाया कि 2011 से 2025 तक पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा हुआ 5 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर 2011 से 2024 तक, सॉरी, कई हज़ार अरब रुपए की मराद दी गई। बांग्लादेश में 30 अरब डॉलर का इजाफा हो गया बरामदात में। तो ये डायरेक्शन है हमारी कि हज़ारों अरब का आप देने के बाद 14 साल में सिर्फ 5 अरब का इजाफा हुआ। ये नहीं चलेगा। बचते में हमारी कोई 10,000 अरब रुपये कम वसूल हो रहा है, मुल्क की सरमायाकारी कोई 12,000 अरब रुपया, और टैक्सों में 15,000 अरब। ये तो खुद है। और हमारा बजट 19,000 अरब का है। अब आप देख लीजिए कि दूध में, पानी में थोड़े से दूध के कतरे डाले हैं। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। फिर जिस सूरत में हम इस वक्त मौजूद हैं, IMF का आप कहते हैं अगला प्रोग्राम भी लेना पड़ेगा, क्या रास्ता है हमारे पास इस सूरत से निकलने का? एक बात। दूसरी बात ये कि खराबी शुरू कहाँ से हुई? हमारे इब्तदाई ब्यूरोक्रेट थे, हमारे वज़राए ख़जाना,
लोकल लोग थे वो सरप्लस बजट पेश करते रहे, फिर क्या बाहर के मुआशिरदानों ने आके सारी तबाही फैलाई है? क्या कहाँ से शुरू हुआ? ये मैंने हफीज पाशा साहब से ही पूछा था। नहीं, बिल्कुल आपने फाजिल बजट जो पेश किया गया था वो कायदे आज़म के ज़माने में पेश किया गया था। वो बिल्कुल एक मिसाल था पाकिस्तान के लिए, अब तो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन खराबी शुरू हुई जब तमीज़ुद्दीन खान का केस का फैसला आया, जिसमें कि जो है वो लॉ ऑफ नेसेसिटी को बना दिया गया। उसके बाद मुदाखलत शुरू हो गई, उसके बाद अदलिया ने उनको एंडोर्स करना शुरू कर दिया, और नौबत यहाँ तक आ गई कि टैक्स एमनेस्टी में जिसमें यह कहा गया कि कौमी दौलत पाकिस्तान से लूट के जो बाहर गई है वो बाहर ही रख दी जाए। इमरान खान साहब ने ये लेकर आए थे और शाहिद खाकान अब्बासी लेकर आए थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स कर दिया, हालांकि उनका इख्तियार ही नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि हर बात अशराफिया की मईशत बन गई, अशराफिया के मुफाद में, मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया जिसमें अमेरिका और IMF भी शामिल है, इनमें एक मुकम्मल गठजोड़ हो गया। इख्तिदार के लिए आवाम के वोटों से ज़्यादा जो है इलेक्टेबल्स की ज़रूरत है, अमरीकी इमदाद के और कर्जा के लिए जो है अमेरिका की ज़रूरत है। अमेरिका खुल के कहता है कि हम मुदाखलत करते हैं, करेंगे, क्योंकि हम इमदाद दे रहे हैं, उनके बगैर आपको IMF का कर्जा नहीं मिलेगा। बचतों को हमने कायदे-आज़म ने जो बात की थी, बुनियादी कहा था कि मुसलमानों को बचतों का एहसास ही नहीं है। उन्होंने जब ये कहा, हमने क्या किया कि हमारी कौमी बचतें हैं वो 7%, किसी ज़माने में ये 17% हुआ करती थी मुल्की बचतें। अच्छा, जी। हाँ, तो मुल्की बचतों को आपने दफन कर दिया, मुल्की सरमायाकारी को दफन कर दिया, फ्लाइट ऑफ कैपिटल को एनकरेज किया कि पैसा बाहर जाए, कानूनी तरीके से भी जाए, गैर कानूनी भी। तो फिर रह क्या गया? टैक्स आप वसूल करना नहीं चाहते, शाहाना अखराजात कम करना नहीं चाहते। 23 मरतबा IMF के प्रोग्राम में जा चुके हैं। भारत 1994 के बाद से नहीं गया, बांग्लादेश जो है 2011 के बाद से नहीं गया। इस हुकूमत ने बुकिंग कर ली है कि 24 में आप जाएंगे, 25 में भी जाएंगे, इसलिए उन्होंने टैक्स GDP का तनासब इतना कम रखा है कि जो माजी में उससे ज़्यादा रहा था, और आपका हालांकि इस दौरान में जो हम सूद दे रहे हैं वो दुगने से ज़्यादा हो गया। तो अब क्या होता है, पेट्रोलियम, नेवी और इनडायरेक्ट टैक्सेस, सारा जोर इसके ऊपर है। अशराफिया जो है वो टैक्स चोरी कर रही है, मईशत दस्तावेजी नहीं बना रहे, सूबे गठजोड़ है वफाक के साथ। और ये बजट पास कैसे हुआ, मैं तो सियासतदानों से पूछना चाहता हूँ, इसलिए कि उसमें कहा गया कि 1200 अरब रुपए सूबे फाजिल देंगे। अरे भाई, सूबों के बजट आ गए, उन्होंने तो फाजिल 1200 अरब नहीं दिए। तो सिंध ने नहीं दिया जो आपका इत्तेहादी है, अपना हिस्सा 300 अरब का नहीं दिया। तो आप दोनों बजट पास कैसे कर सकते हैं? 1200 अरब जब आप मंजूर करते हैं तो सूबों का टोटल 1200 होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि सारा चीज़ें सियासत के गिर्द घूम रही हैं, हुकूमत भी, इदारे भी, अवाम भी, सिविल सोसाइटी भी। और आप जिनको भी देख लें व्हाट्सएप पे जो कुछ मैसेजेस हो रही हैं उसमें ये बात तो होती नहीं अवाम के साथ क्या जुल्म हो रहा है, तालीम का क्या है। सिर्फ ये था कि फलां की बिल का क्या हुआ, फलां सियासतदान ने क्या कहा। ये क्यों नहीं कहता है कि कायदे आज़म ने तो ये कहा था कि ज़माने में तो ये था, बचतें बढ़ाओ, फाजिल बजट पेश करो और अपने अखराजात को कम रखो। उसका उन्होंने नमूना पेश किया। हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कि जिस तरीके से अशराफिया और हुक्मरान अय्याशियाँ कर रहे हैं, आज भी मैं कहता हूँ कुर्बानी की बात छोड़ दें, मुझे किसी से कुर्बानी नहीं चाहिए, सिर्फ जो जिसकी जिम्मेदारी है वो पूरी करे, जो जिसका टैक्स आता है वो दे दे। 10 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा हर किस्म की आमदनी पर आप टैक्स लगा दें, ये वाहिद हल है। टैक्स लगाएं, मईशत को दस्तावेजी बनाएं, काले धन को सफ़ेद होने से रोकने के लिए 111(4) को आप मनसूख कर दें, मईशत को दस्तावेजी बना दें, प्रॉपर्टी की मालियत जो है उसको आप मार्केट नरखों पर लाएँ, और टैक्सों का हदफ यहाँ से शुरू करें कि आपने तालीम में 7% मुख्तस करना है, पहले तो वो रख लें, फिर सेहत में इतना करना है, अवाम की फलाह बहबूद पर इतना करना है, फिर आप बजट बनाइए। ये तो नहीं है कि आपने सारे अखराजात सबको दे दिए, जो कुछ थोड़ा बहुत बचा वो तालीम और सेहत पर डाल दिया, ये नहीं चलेगा। लेकिन अवाम को ये एहसास नहीं है, या मीडिया ने एहसास नहीं दिलाया, वो भी सियासत में लग गए, करप्शन में लग गए, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी में लग गए, और पाकिस्तान की सियासत ऐसी बन गई कि पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा है, पाकिस्तान की मईशत को ख़तरा है, पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों को ख़तरा है। और अमेरिका ने खुल के कह दिया था सफ़ीर ने कि हम मुदाखलत करते हैं, करेंगे, क्योंकि हम आपको इमदाद देते हैं, हम तो करेंगे। तो फिर जब मुझे याद है कि अब से बहुत पहले 1997 में नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमसे कहा जाता है कि गरीब के मुँह से निवाला छीन लो, हम ये रहमी करते हैं। ये 1997 में कहा। आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं 27 साल के बाद कहते हैं ये बजट तो हमने IMF के कहने पे बनाया। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। IMF ने तो ये कहा था कि मालदार लोगों से टैक्स लें, और आपने कहा था 24,000 वसूल करना चाहिए। अब आपने कहा IMF से हम तो 24,000 वसूल नहीं करेंगे।
तो कहते जो आप करना चाहते हैं वो कर लें, वो उन्होंने मंजूर कर लिया। तो IMF तो हमें तबाह करना चाहता है, मगर हम क्यों उनको ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? हम अपने ऊपर क्यों नहीं इल्ज़ाम लगाते? हम टैक्सों की वसूली नहीं चाहते हैं। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात को वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से ख़त्म की है। वेलकम बैक। गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करते हैं जहाँ से हमने ख़त्म की थी। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खराबी कहाँ पैदा हुई? हमारी मईशत एक ज़माने में बहुत अच्छी थी दुनिया में, और दूसरी बात ये कि हल क्या है? मोहतरम, पहली बात ये थी कि ज़रा सा इसको भी तफसील से कभी रिसर्च कर ली जाए कि जब हमारी मईशत अच्छी थी तो उस वक्त जो है अमेरिका के मफादात मुख्तलिफ थे। वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान की मदद कर रहा था, पाकिस्तान को उन्होंने कर्जे भी दिए, इमदाद भी दिया, गेहूं तक दिया, और हमने उनकी मदद की, हमें वो पैसा मिलता रहा। उसके बाद 9/11 के बाद से जो है वो फिर तो दहशतगर्दी की जंग में फंस गए। अब जो न्यू ग्रेड गेम है उसमें अमेरिका का पार्टनर भारत है, हम दहशतगर्दी की जंग में उनके पार्टनर हैं। तो बात ये थी कि वो जो बरात थी, अगर आप शुरू में देख लें तो कोई बहुत ज़्यादा शुरू के चंद साल देख लें, बाकी आपने सही मानों में हमने उस ज़माने में जिसकी आप बात कर रहे हैं, शुरू में हम तरक्याती अखराजात में 7% खर्च किया करते थे, अब 2.5% कर रहे हैं या 3% कर रहे हैं। तो बेसिकली ये वो अमेरिका की इमदाद ज़्यादा थी, हमारी बहुत ज़्यादा कमाल नहीं था। ज़रा सा हिसाब तो लगा लें कि कितनी इमदाद हमें उस ज़माने में मिला करती थी, क्योंकि हमने शुरू में ही अमेरिकन कैंप ज्वाइन कर लिया था और हिंदुस्तान की जो है आपको पता है सोवियत यूनियन की तरफ था। हमारे खित्ते की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो ये थी कि मेरे मुल्क की सरहदें 4 मुल्कों से मिलती हैं। हिंदुस्तान को आप छोड़ दें, 3 जो मुल्क हैं तो वो इतने ज़बरदस्त मुल्क हैं दुनिया की मईशत के लिहाज से। अफगानिस्तान, पूरी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ईरान, तेल की ताकत है सारी दुनिया। तो इसी तरीके से चीन जो दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, शायद पहली बन जाए। तो इस स्ट्रेटजिक लोकेशन का लोगों को अंदाज़ा था, मुसलमानों की कैपेसिटी का अंदाज़ा था, ये अंदाज़ा था कि पाकिस्तान की फ़ौज मजबूत होगी, यहाँ इस्लाम का जज्बा होगा। यहाँ पहले दिन से हो गया था, कायद आज़म के ज़माने में नारे थे ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या? मुझे लगता है फौरन बात कहा गया नहीं, हमने तो ये कहा था ला ला इधर ला। वो लूटमार शुरू हो गई, उसमें सब ने मिलकर ताउन किया, लेकिन वो कारनामा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसमें अमेरिकन इमदाद जो कि उस जमाने के लिए पाकिस्तान के कैम्प में थी, उसका हाथ ज़्यादा था। लेकिन इब्तदाई बरसों में कायद आज़म के ज़माने में और उसके 1-2 साल तक ज़रूर अच्छे काम हुए, ब्यूरोक्रेसी ने भी अच्छे काम किए। लेकिन उसके बाद जो दौर आया गुलाम मोहम्मद ने जो शुरू किया, उसके बाद सिवाय कानून तोड़ने के और गलतकारियों के और कुछ नहीं हुआ। तो अब इलाज क्या है? इलाज वही है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि फ़ौज और सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी कबूल करें। और ये अब देखिए 4 दिन से सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है इलेक्शन के बाद सीटों का। अरे भाई, जब उन्होंने अपने मंशूर पे अमल नहीं करना तो मुझे क्या है? किसी दिन ये बात भी कर लें कि भाई 25A भी कोई चीज़ है, हर बच्चे को तालीम देनी है, तो ये कहें कि आप तीनों पार्टियों के मंशूर में है वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप 10 लाख कर दें, अभी 6 लाख है, 10 लाख से नीचे कोई टैक्स नहीं। लेकिन 10 लाख से ऊपर जिसकी भी आमदनी है, जहाँ से भी है, उससे टैक्स ले लें। आप प्रॉपर्टी को मार्केट वैल्यू पे ले आइए, 111(4) को आप मनसूख कर दें, मईशत को दस्तावेजी बना दें। मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर इसका 70% पैसे का सही इस्तेमाल हो, इस पैसे का, तो पाकिस्तान आज भी भारत से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की कर सकता है। हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, हमारे किसान मजदूर, हमारे यहाँ बहुत कुछ है। हमारे गवादर इतनी बड़ी चीज़ है जिसके लिए चीन को इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता था। हमने इन तमाम चीज़ों को जो है वो छोड़ दिया। अब इन चीज़ों पर 4 बातें मैंने आपको बता दी। तालीम सेहत का करें, वोकेशनल ट्रेनिंग करें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का ड्रामा ख़त्म करें। इस पैसे को से आप माइक्रो फाइनेंस करके 5 गुना कर्जा दिलाएं, ये बेनज़ीर से पैसे दिलाएं सपोर्ट प्रोग्राम से, उस पैसे को माफ़ कर दें। 2 लाख रुपये आप कर्जा दें, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, घरेलू ख़वातीन, किसान 2 लाख का कर्जा दें, 50,000 बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से दें, बाद में 50,000 माफ़ कर दें। अगर वो अदा कर दें, लोगों को रोज़गार दें, मसला हल हो जाएगा आपका। तो बरामदात करें, रेमिटेंस को छोड़ दें, हम भी इसी तरह तरक्की करेंगे। मैं सिर्फ एक जुमला आपको बता दूं, पिछले 6 वर्षों में बांग्लादेश की जो बरामदात है उसमें $30 अरब का इजाफा हुआ, मेरा जो है इजाफा हुआ है $5 अरब का। हमने कई हज़ार अरब एक्सपोर्टर्स को दे दिए। सिर्फ इसी चीज़ को समझ लें, हमारा इजाफा कहाँ हुआ? तरसीलात में 111(4) के तहत। तो जो है वो पानी जो है उसमें दूध ना डालें, दूध में थोड़ा बहुत पानी डाल दें, चल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, आपने बहुत तफसील के साथ गुफ्तगू की। आपने हमारे मुल्क के 2 टॉप के मईशतदानों की गुफ्तगू सुनी जी, हफीज़ पाशा साहब की और आखिर में शाहिद सिद्दीकी साहब की। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। खुदा के लिए इस मुल्क को आगे ले जाने का काम
हमारा है, आवाम का है, लोगों का है। हुकूमतों को छोड़िए, अदारों को छोड़िए, खुद इस तरह जज्बा पैदा कीजिए कि मुल्क तरक्की की तरफ बढ़े, और जो इसके रास्ते में रुकावट खड़ी करे उसके रास्ते में रुकावट खड़ी कर दीजिए। यही मुल्क की तरक्की का राज बन सकता है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।